हेलो डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर 2 लेक्चर आपने देखे, सारे कंसेप्ट्स आपने समझे। अब उन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए इस लेक्चर में कुछ 5-6 स्पेशल प्रॉब्लम्स अपन करने जा रहे हैं। तो लगाना दिमाग और कंसेप्ट जो आपने सीखा। तो देखिए, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या सीखा था कि अगर एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को टाई करके और वर्टिकल प्लेन में अगर उसको हम कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, उसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड g आता है। ये लोएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr ऐसी होना चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू √gr ऐसी होना चाहिए। और सेंटर के लेवल पर यहाँ मिडिल लेवल ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट, ये मिडिल लेवल पर ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr ऐसी होना चाहिए। तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यही वर्टिकल सर्कल मुझे एक इंक्लाइन प्लेन पर इमेजिन करना है। मतलब एक ऐसी वेज है ये एंगल मान लीजिए थीटा है, उसका ये इंक्लाइन फेस है। इस इंक्लाइन फेस पर हमें एक वर्टिकल सर्कल में, वर्टिकल सर्कल तो नहीं, ये सर्कल का जो प्लेन होगा ये इंक्लाइन प्लेन होगा। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पार्टिकल इस स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वो स्लाइड होता हुआ इंक्लाइन प्लेन पर इस तरह से जा रहा है। तो ये इसकी 3 वो लोकेशन हो गई। ये लोकेशन हो जाएगी लोएस्ट, यहाँ पर स्पीड VL है। ये इसकी लोकेशन हो जाएगी हाईएस्ट, यहाँ VH। और ये सेंटर के लेवल पर यहाँ पर स्पीड मान लीजिए VM। अब देखिए, फोर्स इस बॉब पर जिसका मास m है, इस इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है ये बॉब, तो फोर्स कैसा लगेगा अलोंग द इंक्लाइन, कितना लगेगा? तो mg sin थीटा लगेगा। अरे इंक्लाइन प्लेन पर जिसका ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा है, मान लीजिए यहाँ बॉब रखा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा तो एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और mg का कंपोनेंट mg cos थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। जो नेट अनबैलेंस फोर्स रहेगा वो mg sin थीटा इस तरह से आता है। ठीक है ना। तो ये इंक्लाइन प्लेन पर टच कर रहा है, सपोर्टेड है, और ये बॉब इस तरीके से वर्टिकल सर्कल नहीं, एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेट फोर्स अपॉन मास करेंगे तो g sin थीटा आएगा। तो ये फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लोएस्ट पोजीशन है और यहाँ स्पीड मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे इसके अपोजिट, फोर्स फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि वर्क डन बाय दिस फोर्स mg sin थीटा, तो ये नेगेटिव वर्क डन आएगा ऊपर जाने पर, तो यहाँ स्पीड मिनिमम होगी। और इधर आएंगे नीचे, मतलब अलॉन्ग द फोर्स फील्ड अगर आप चलोगे तो यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम आएगी। ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम स्पीड वाली लोकेशन है, मैक्सिमम स्पीड, और ये वाली लोकेशन जो है ये मिनिमम स्पीड वाली लोकेशन है। अब यहाँ VL कितना होना चाहिए? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr में g की जगह g इफेक्टिव ले लो। अब g इफेक्टिव कितना है? तो g इफेक्टिव है आपका g sin थीटा। इसी प्रकार से VH कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू √g इफेक्टिव r। ठीक है। VM कितना होना चाहिए? VM होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू √3g इफेक्टिव r। तो ये फोर्स फील्ड का कंसेप्ट समझिए। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है
उस फोर्स फील्ड में इसको मोशन करना है, मूव करना है। तो उस फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में आप चलते जाओ, जो एंड पॉइंट आएगा वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन होगी, वहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी। और उसके अपोजिट आप जाओगे तो वर्क डन बाय दैट फोर्स नेगेटिव आएगा, तो यहाँ स्पीड कम होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो ये फोर्स फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया। इंक्लाइन प्लेन पर क्या करना है, जी की जगह जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना, जी साइन थीटा लेकर काम करना है। बाकी सारा ट्रीटमेंट वो का वही रहेगा, है ना, कि भाई यहाँ पर टेंशन कितना होगा, टी एल। तो यहाँ पर टेंशन का क्या हिसाब था, यहाँ पर टेंशन था टी एल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg, जाके एम बॉब का मास है, तो वहाँ पर टी एल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टी एल हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट नहीं, 6 mg की जगह 6 mg इफेक्टिव, जी की जगह जी इफेक्टिव लेना है, बस जी की जगह जी इफेक्टिव लेना है, बाकी सारा कैलकुलेशन एनालिसिस सेम टू सेम है। एक और सिचुएशन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक ऐसा यहाँ पर कार्ट शो किया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सेलरेशन g√3 से मोशन कर रहा है। इसमें हमें एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है। स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को हमने मास m के क्या वेलोसिटी देना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर vl, कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके। तो आपको फाइंड करना है vl टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो देखिए यहाँ पर नेट फोर्स जो लगेगा इस बॉब पर, उसका जब एफबीडी बनाओगे तो एक तो इस फ्रेम में काम कर रहा हूँ मैं, कार्ट फ्रेम में, तो एक तो mg लगेगा और एक इधर सूडो लगेगा। ये तो हो गया आपका वेट और इधर हो गया आपका सूडो। सूडो कितना होगा, m इंटू g√3। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, और उसको हम m इंटू जी इफेक्टिव ऐसा कहने वाले हैं। तो उसकी वैल्यू निकालो। तो मैंने यहाँ एक बड़ा सा फिगर बनाया और ये दो फोर्सेस बनाए। ये वेट है mg, ये सूडो है √3 mg। इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये m इंटू जी इफेक्टिव आ रहा है। ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो जी इफेक्टिव कितना आया, तो जी इफेक्टिव आया √g√3 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दैट इज 2g। ये जी इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है। तो या तो दो फोर्स लगाओ, वेट एंड सूडो, या एक ही फोर्स लगा लो, उनका रिजल्टेंट। तो ये जो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा पार्टिकल बॉब, यहाँ इसकी लोएस्ट पोजीशन, यहाँ इसकी स्पीड vl, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और मेरा नेट फोर्स का डायरेक्शन कितना कैसा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बिलो। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बिलो ऐसा, ये नेट फोर्स है, ये फोर्स फील्ड है सर। तो यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम आएगी, इसको मैंने कहा वी मैक्स, और यहाँ पर स्पीड मिनिमम आएगी, इसको मैंने कहा वी मिन।
और ये वी एल इन बिटवीन वी मिन एंड वी मैक्स ऐसा होगा, और इधर फोर्स कितना लग रहा है एम इंटू जी इफेक्टिव मतलब 2mg। तो वी मैक्स कितना होगा, तो वी मैक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू √5g इफेक्टिव इंटू आर, जाके आर रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। वी मिनिमम कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू √g इफेक्टिव इंटू आर। जी इफेक्टिव की वैल्यू रखेंगे तो वो जी की टर्म में आ जाएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 2g। तो ये फोर्स फील्ड होने से यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट से इस तरफ आओगे इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स तो स्पीड बढ़ेगी। वर्क डन बाय दिस फोर्स पॉजिटिव आएगा, और जब यहाँ से आप इधर जाओगे अपोजिट टू द फोर्स फील्ड तो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव आने से स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अब मुझे अगर VL निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, ये दो पोजीशन है A और B, इनके बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। तो पार्टिकल A से चला B पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ AB वेक्टर। उस AB वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने इसके दो कंपोनेंट देखे, एक परपेंडिकुलर टू फोर्स और एक अलोंग फोर्स। अब देखो ये 30 है तो ये 60 है और ये रेडियस R है, तो ये कितना होगा, ये होगा R cos 60। R cos 60 मतलब R/2, तो ये भी R/2 है। भले थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ऐसा फिगर में, पर ये कैलकुलेशन में R/2 आ रहा है। तो इस फोर्स नेट फोर्स इस फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट आ रहा है इसका R/2। तो मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो मैं यहाँ स्पीड जानता हूँ तो यहाँ स्पीड निकल जाएगी। तो मैंने लिखा अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन बॉब पोजीशन A to B। तो एक तो होगा वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, वर्क डन बाय टेंशन 0 आएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और टेंशन नॉर्मल के अलाउंग। अब इन दोनों को मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना है mg इफेक्टिव और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में R/2 इज इक्वल टू हाफ m फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकता हूँ। m/2 से m/2 कैंसिल हुआ तो VL स्क्वायर कितना आया, ये आया Vmax स्क्वायर माइनस G इफेक्टिव R। m/2 से m/2 कैंसिल। अब Vmax स्क्वायर क्या है, Vmax स्क्वायर है 5G इफेक्टिव R या उससे अधिक, तो VL स्क्वायर क्या होगा 4G इफेक्टिव R या उससे अधिक, है ना। तो इससे मुझे क्या मिला कि VL शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √8GR। G इफेक्टिव की वैल्यू 2G रख दी मैंने, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से ये फोर्स फील्ड का कंसेप्ट कि फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में नेट फोर्स फील्ड ऐसा है, उस डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम होगी, और इस वर्टिकल सर्कल में ये लोएस्ट पोजीशन ही है, इसलिए मैंने इसको VL ही कहा, लोएस्ट पोजीशन पर बॉब की स्पीड। अब ये पोजीशन पर मैक्सिमम आ रही है वो एक अलग बात है, ये पोजीशन पर मिनिमम आ रही है एक अलग बात है। ये 30 डिग्री का एंगल, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए। एक ब्लॉक में हमने हेमिस्फेरिकल ऐसा कट किया
और इसका रेडियस मान लीजिए कि 1/2 मीटर है। यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन का खेल है। एक ही पार्टिकल हुए, इसका मास मान लीजिए कि पार्टिकल का मास 1 kg है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। कहाँ पर? इस पोजीशन A पर। यहाँ से इसको अपन ने रिलीज़ कर दिया, नीचे जाएगा। यहाँ तो क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और इधर है वर्टिकल वॉल, इससे ही सपोर्टेड है। ठीक है, तो जब ये इस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर? इट हैज़ रोटेटेड थ्रू एंगल 30 डिग्री। पोजीशन बी पर जब ये है, तो आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय wall when particle is at position B। ऐसी सिचुएशन है तो नॉर्मल रिएक्शन इस वॉल से राइटवर्ड आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, इसका एबीडी बनाऊँ मैं यहाँ पर, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा और एक वेट लगेगा, कितना mg, और बस 2 ही फोर्स है, तो उससे ये एंगल 60 हो जाएगा। उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है, किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। क्या लिखूँगा मैं? n माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ की v इस मोमेंट पर इसकी स्पीड है। v कैसे निकालूंगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक लगाई अपन ने? A to B वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, तो ये कितना नीचे आया? इतना नीचे आया। ये क्या है? ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये r cos 60 यानी r/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो 0 है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? पॉजिटिव वर्क डन है, mg इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0। तो m/2 से m/2 कैंसिल हुआ, v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू g आ रही है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? ये mg/2 और ये mg, तो ये हो जाएगा 3/2 mg। अब इस वेज का या इस ब्लॉक का जिसमें कि हेमिस्फेरिकल कट है, मैं अगर एफबीडी देखूं तो इस ब्लॉक पर इस पार्टिकल से ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस ब्लॉक को लेफ्टवर्ड ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल हॉरिजॉन्टल इस प्रकार का ऑफर होगा, जो कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में आने वाला है ना नॉर्मल रिएक्शन, आने वाला है, ये जो बनाया अपन ने। तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो NW कितना हो जाएगा? N cos 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अब इस पर बैलेंस हो गया और ये स्लाइड नहीं करेगी हॉरिजॉन्टली। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रखी
3mg/2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 3√3/4 mg। m कितना है 1 kg, तो ये कितना आया 15√3/2, 2 से कैंसिल किया 2 5 5 3 से 15, इतने न्यूटन। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल कैलकुलेट हो गया। तो ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी उससे ये लेफ्टवर्ड ना चले, इसलिए वॉल से हमें ये नॉर्मल रिएक्शन रिक्वायर्ड है 15√3/2 न्यूटन। अगली सिचुएशन देखिए, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन में एक रिंग है, रिंग मेटालिक रिंग, इसका रेडियस मान लीजिए 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंड फिक्स करा स्प्रिंग का और दूसरा एंड इस रिंग में अटैच किया, यहाँ पर ये फिक्स कर दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए k है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये रेडियस है, हाँ ये भी रेडियस है बिल्कुल। अब अगर बताया कि अगर मैं कहूँ इस पोजीशन को A और रिंग जब यहाँ आ जाएगी तब मैंने कहा इस पोजीशन को B, तो क्वेश्चन में ये बताया कि मास ऑफ रिंग मान लीजिए 5 kg है, रेडियस आपको दे ही रखा है रिंग का 0.2 मीटर है, और नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये भी मान लीजिए 0.2 मीटर ही है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगा रही। आपसे बोला आपको फाइंड करना है नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन एट A just after a small ring is released from rest, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट K इफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन rings is 0 at position B। दो चीज़ें निकालना है। तो पहले तो हम FBD बनाएंगे A पर, तो नॉर्मल रिएक्शन की बात चलेगी। तो देखिए एक फोर्स तो इस पर लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये एंगल 60 तो ये एंगल 60, और स्प्रिंग से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये mg cos 60 टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऐसा बाहर की तरफ लगेगा। और नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा पोजीशन A पर mg cos 60 माइनस na, यहाँ पर A पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मैंने na कहा,
Na इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, और v यहाँ पर 0 है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन एट a कितना हुआ, mg cos 60। तो इसकी वैल्यू रखी मैंने मास की, मास कितना है 5 kg, तो जगह 50/2 यानी 25 न्यूटन। चलो ये कहानी ख़त्म हो गई। अब जब ये लोएस्ट पोजीशन पर आएगा स्मॉल रिंग या बीड, तो उस पर एक फोर्स तो लगेगा, उसका वेट mg। स्प्रिंग ऐसी एक्सटेंड हो गई तो एक स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन तो 0 है। स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k इंटू एक्स। एक्सटेंशन कितना होगा, तो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, रिंग की नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है रेडियस के बराबर। तो यहाँ तक तो इसकी नेचुरल लेंथ है और ये एक्सटेंशन है, तो ये x कितना है रेडियस के बराबर, तो ये हो जाएगा k इंटू आर। तब इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट पोजीशन पर इसकी स्पीड होगी v सच दैट नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो मैं लिखूंगा FSP माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल रिएक्शन तो 0 बताया लोएस्ट पोजीशन पर। अब v कैसे निकालूं, तो v निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ये चलकर यहाँ से यहाँ आई, कितना नीचे आई, ये r/2 और नीचे फिर r 3r/2। तो ग्रेविटी ने वर्क डन किया mg इंटू 3r/2, और स्प्रिंग फोर्स ने भी वर्क डन किया, नेगेटिव वर्क डन किया। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग में पहले तो एक्सटेंशन 0 है, बाद में एक्सटेंशन r है। तो मैं लिखूँगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg इंटू 3r/2, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो 0 है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा -k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, बिल्कुल कर दिया, और एक r को वहाँ पहुँचा दो। क्यों, क्योंकि मुझे mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू चाहिए। तो मैंने एक r को वहाँ पहुँचाया, तो कैसा दिखेगा, ये mv स्क्वायर बाई आर, यहाँ से बचेगा -kr, और यहाँ से बचेगा 3mg। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, k। तो FSP क्या है, kr। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन से, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मैंने mv स्क्वायर बाई आर को एलिमिनेट करा। तो क्या दिखेगा, FSP यानी kr माइनस mg इज इक्वल टू 3mg माइनस kr। तो kr 2kr हो गया, और ये 4mg हो गया। तो kr कितना आया, 2mg। तो k कितना आया, 2mg, m कितना है 5 kg। तो 2 इंटू 5 इंटू g अपॉन r कितना है 0.2। तो ये हो जाएगा 10, 100, 500, ये हो गया 500 न्यूटन पर मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आया समझ में। अगली सिचुएशन देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन कि मान लीजिए ऐसा कोई एक पाथ है जिस पर पार्टिकल चल रहा है, और ए पर उसकी इनिशियल स्पीड va मान लीजिए 13 मीटर पर सेकंड है, और बी पर उसकी स्पीड vb मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, और s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग आर्क अलोंग दिस कर्व। s क्या है, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड अलोंग कर्व, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो S फ्रॉम A टू B ये है आपका, मान लीजिए 18 मीटर, समझ रहे ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 18 मीटर है, ठीक है। और बताया है कि जो स्पीड कम हो रही है तो जो टेंजेंशियल रिटार्डेशन है उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग कर्व S है। और बताया है कि एक्सेलरेशन एट B, नेट एक्सेलरेशन एट B 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट B। ऐसा ये क्वेश्चन है। अब देखो साहब, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, an इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो b पे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो b पर ले लेंगे अपन स्पीड। अब v भी तो हमें पता है, an निकालना है, पता है क्या an? नहीं, a भी पता है, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन पता है, और at अगर पता पड़ जाए तो an भी पता पड़ जाएगा। तो at कैसे लाऊं, तो at को देखिए क्या दिया है, at इज इक्वल टू माइनस के इंटू एस। स्पीड्स वगैरह दी हैं तो इसको मैंने लिखा v dv बाई डी एस, और ds को मैंने इधर ले गया। k क्या है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, k इज़ ए पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ तक भी ठीक है। इंडिकेट करा कि शुरुआत में जब ये नहीं चला था तब स्पीड थी 13 मीटर पर सेकंड, और जब ये डिस्टेंस s चल लिया तो स्पीड हो गई रिड्यूस होकर 5। ओके, यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2, मैंने ये माइनस से लिमिट इंटरचेंज कर दी, इज इक्वल टू k इंटू एस स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास k इंटू एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 144। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो के एस की वैल्यू कितनी आएगी, 144 अपॉन 18 मीटर, मतलब 8। तो 80 एट बी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट बी कितना होगा, के इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 18 मीटर। तो k की वैल्यू, इस s को भी यहाँ पर अपन ले जाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपना को ऐसा दिखेगा k। तो अब यहाँ ks की वैल्यू 8 अपॉन 18 इंटू s बोले तो 18, ये तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। यहाँ पर s की वैल्यू 18 मीटर है, s की वैल्यू 18 स्क्वायर मैंने रखी, ठीक है। अब 80 आ गया, और ये नेट मुझे पता है 10 है, तो नॉर्मल कंपोनेंट कितना होगा, 6 अंडर रूट ऑफ ए नेट स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस फिर मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आर बी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर अपॉन ए एन ऐसा रख दिया। तो ये कितना आया, 25 अपॉन 6 मीटर, नियरली 4.1 मीटर। 25/6 बोलो ना, बढ़िया है वो भी। तो इसमें मैंने क्या सीखा
ये जो 80 है ये v/dv/ds जब मैं लिखता हूँ तो s डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग द कर्व है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिजिक्स बाय प्रदीप सक्सेना के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको फ्री डाउनलोड हो जाएगा। और मैं यहाँ जो वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ इसमें सारी थ्योरी कवर कर रहा हूँ, चाहे वो बच्चे को 12th बोर्ड देना हो, चाहे नीट देना हो, चाहे जेई देना हो, जो बेसिक थ्योरी है जो सबको ही पढ़ना है वो सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। लेकिन उस ऐप के थ्रू मैं स्पेसिफिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की शीट आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके सॉल्यूशंस मैं ऑनलाइन में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। तो आप वो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए, उस पर उन शीट के जो सॉल्यूशन है उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। आगे चलकर कभी मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपन ने लॉन्च करी तो उस ऐप में मैं टेस्ट भी कंडक्ट कर सकता हूँ, आपके ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। तो आगे आने वाले इस कोरोना काल में क्या स्थितियाँ बने, हमें ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हम ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो अब आज का एक बढ़िया सा लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है कि वही रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर बात चल रही थी तो दिमाग में आया कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करिए। एक पार्टिकल को अपन ने यहाँ से u वेलोसिटी से और इस तरह से प्रोजेक्ट किया तो वो प्रोजेक्टाइल बन के गया। तो मान लीजिए उसकी इनिशियल स्पीड u जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल 53 डिग्री है। अब वो तो गया, उसका ये पाथ रह गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक हनी बी, एक मधुमक्खी को शौक आया कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से इस पाथ पर चलते हुए जाऊंगी या जा रही है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा बी का, हनी बी का, वो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या बनाया कि इफ हनी बी फॉलोज ट्रेजेक्ट्री of projectile fired as shown and it maintains constant speed कितना 10 मीटर पर सेकेंड। Find acceleration of B at highest point. तो देखो जब वो यहाँ है तो उसका एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक AT और एक AN। तो AT तो 0 होगा क्योंकि उसकी स्पीड V जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट है, तो AT तो होगा 0। तो फोर्स भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और इस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, तभी तो उसका वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रहा है डायरेक्शन में। यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन है A, तो जो A है वही AN है, ठीक है ना। और AN कितना होगा, तो A इक्वल टू AN जो हम कह रहे हैं B के लिए, हनी बी के लिए, वो यहाँ v²/r मतलब 10² r ऐसा होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ क्या है, तो वो तो इस जो प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया था उसका पाथ है, तो उसके पाथ के हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। तो इसके लिए, इस प्रोजेक्टाइल के लिए यहाँ स्पीड क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, u cos थीटा
है ना। तो u cos थीटा कितना होगा, तो ये 10 का कंपोनेंट इधर 6 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो जो ये यहाँ एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालेंगे प्रोजेक्टाइल के हिसाब से, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वाला पाथ फॉलो कर रही है हनी बी। तो मैं लिखूँगा r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन वेट mg के कारण डाउनवर्ड यानी अलॉन्ग द नॉर्मल g था। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 10 मतलब 3.6 मीटर। बस तो मैंने मेरे एक्सप्रेशन में 10 स्क्वायर अपॉन 3.6 ऐसा लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 36। 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 25 इंटू 10 250 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा तो सवाल नहीं हो रहा। तो ये एक्सेलरेशन, या हम ये कहें कि 25/9 जी ऐसा एक्सेलरेशन इस हनी बी का होगा हाईएस्ट पॉइंट पर। और ये एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है, तो एक तो इसका वेट लग रहा है mg, और एक वो हवा पर अपने पंख से कुछ फोर्स लगाएगी, तो उससे नेट फोर्स जो डाउनवर्ड आएगा, वो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना आएगा, तो ma नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, और ये कितना है 25/9 इंटू जी, ये नेट फोर्स है। तो ये mg से ज़्यादा है, हाँ mg से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो इसमें से mg को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 16/9g। मतलब ये कि इस हनी बी पर हाईएस्ट पॉइंट पर एक तो mg लग ही रहा है, जहाँ कि m उस हनी बी का मास है, और हवा से 16/9 mg फोर्स रिएक्शनरी, उसने हवा को ऊपर धक्का दिया होगा, हवा ने उसको नीचे धक्का दिया, कितना 16/9 mg, दोनों मिलकर कितना हो गया 25/9 mg। उससे उसका नेट एक्सेलरेशन कितना आया, तो मास से डिवाइड करा तो 25/9 g। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले को हमने बनाया। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।